हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो है एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग भारतीय कला का परिचय, जो हमारा कला और संस्कृति का पार्ट है, मतलब जो जीएस पेपर 1 में है और हमारे प्रीलिम्स में भी यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जीएस पेपर 1 है वहाँ पे कला और संस्कृति का कम से कम हर साल 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन, मतलब अगर एवरेजन माना जाए तो 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का भी आता है तो मान लेते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन, तो 30 से 40 नंबर का वेटेज हमारा यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा हमारा है एनसीईआरटी 11 और 12th की। अगर इसको हम सही डायरेक्शन में अच्छे से कंप्लीट कर लें और हिस्ट्री की एनसीईआरटी के जितने पार्ट हैं कला संस्कृति से, अगर वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो मुझे नहीं लगता ये 30-35 नंबर, ये जो 40 नंबर हैं, ये कहीं से भी आपको दिक्कत करेंगे। और पीटी में जो प्रीलिम्स है हमारा, वो भी बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। आज हम लोग इसी में बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आपसे कहूँगा कि अगर आप आए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से चीज़ों को समझना है। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात हम लोग करेंगे, तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ बस सर्च कीजिएगा आईएएस विथ रवि दुबे, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पीटी और मेंस दोनों को हम लोग नज़र में रखते हुए इसकी तैयारी करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जिसमें हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पहले इसका पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए इन सब बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हर चीज़, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कहूँगा आप सबसे कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ जुड़िए, तभी कुछ बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आइए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी 11 की भारतीय कला का परिचय पार्ट 1, प्रीलिम्स और मेंस को नज़र में रखते हुए। देखिए, ये जो हमारी पुस्तक है लाल कलर की है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है ना। इसमें सब कुछ बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में दिया है और कुल मिला के 8 चैप्टर की बात कही गई है। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, दूसरा है सिंधु घाटी की कलाएं, तीसरा है मौर्यकालीन कला, चौथा है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, उसके बाद है परिवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, फिर है मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तु कला के कुछ कलात्मक पहलू। अब आप सोच लीजिए, यही टोटल ना जो आपका उसका क्या कहते हैं कला और संस्कृति का है, यही टोटल है ना। अगर आप ये पुस्तक भी बहुत अच्छे से करके जाते हैं, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, इतनी तो है ना। तो चलिए बहुत अच्छे से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला पार्ट है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल मतलब प्रीलिम्स और मेंस को लेते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो एज इट इज़ आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हुए साथ बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं यार। जो भी चीज़ है बहुत अच्छे से उस क्रक्स को मैंने निकाल लिया है। आप इसी को बहुत अच्छे से करके कई बार रिवीजन कर दीजिएगा, आपका एकदम मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पुरा पाषाण काल, यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, पुराना पत्थर काल। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, वैसे मुख्य रूप से 3 भाग हैं। मध्य पुरा पाषाण युग भी आएगा, लेकिन अभी हम 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है पूर्व पुरा पाषाण युग और दूसरा है उत्तर पुरा पाषाण काल युग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोअर पेलोलिथिक टाइम और इसे कहते हैं अपर पेलोलिथिक टाइम। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में इंग्लिश का ही थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ होता है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेन वर्ड की इंग्लिश जानना ज़रूरी है।
अब जो पूर्व पूरा पाषाण युग था, नहीं जानते हैं कि मनुष्य ने कोई भी कला वस्तु बनाई है कि नहीं, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली हमें पढ़ना कहाँ से है, उत्तर पूरा पाषाण काल से। यहाँ पे लिखा है भारत में अब तक जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो इसी काल से संबंधित है। तो हम किसकी बात करेंगे, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है समस्या नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस हर बात को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आइए शुरू करते हैं। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कराइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। तो एक जो है व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्कीबोल्ड कराइल। तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया था कि स्पेन में एक खोज हुई थी जिसका नाम है अल्तामीरा। तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं चित्रों, शैल चित्रों की बात करता है, लेकिन उससे भी पहले भारत में इन सब चीज़ों की खोज की जा चुकी थी। तो ये भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो इस बात को लेके बात ये आपकी एनसीईआरटी में कहा गया है। आगे, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। जब इन्होंने खोजा तो उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें आगे निकलने लगी और बहुत सारे लोग आगे आए जो कौन थे, पुराविद थे, मतलब जिनको पुरानी चीज़ें खोजने में दिलचस्पी थे। तो ऐसे कई लोग थे। तो हमें क्या करना है ना, इन लोगों का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, इनका नाम डालने से आपको क्या होगा, एक बेहतर आउटपुट मिलेगा और आंसर राइटिंग में आपकी रिचनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, इनका नाम नहीं याद रखेंगे तभी चलेगा, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा जिसको आप क्या करें, शामिल कर सकें अपने उत्तरों में। आगे, शैल चित्र के अवशेष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के कई जिलों में स्थिर गुफाओं में कि जो दीवारें हैं ना, गुफाओं की दीवारों पर पास पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पहले के लोग थे वो कहाँ, कंदराओं में रहते थे, जैसे आप जानते हैं गुफाओं में रहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वहीं पे चित्र बनाते थे। ठीक है, तो उन्हीं चित्रों के बारे में हमने देख देख के क्या समझा कि उनकी संस्कृति कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें हमें पता चलती है। लेकिन जो इसका अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपसे दे दिया जाए कि असम में मिला, तमिलनाडु में मिला, ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में मिला, या कहीं भी बताया जाए, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा। तो ऐसे ही सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा, चीज़ें हमेशा गड़बड़ होती रहेंगी। आइए अगली बात करते हैं, उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियाँ। तो कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। वहाँ पे एक क्षेत्र है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से जब आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे सुयाल नदी है। सुयाल नदी के किनारे स्थित लुखडियार, लुखडियार एक स्थान है जिसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। तो सोचिए लुखडियार का नाम जो पड़ा है उसका मतलब क्या होता है, 1 लाख गुफाएं। उसमें पाए जाने वाले बहुत सारे भित्ति चित्र, मतलब जो आप कह सकते हैं कि भित्ति नहीं, पत्थर काल के हैं, तो इन्हें हम कहेंगे शैल चित्र, है ना। तो ये शैल चित्र वहाँ पे पाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। लिखा है कि चित्र, तो जो पाए गए चित्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ये कुल मिला के ना, जो वहाँ पे चित्र मिले हैं तो उनको मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मानव चित्र, मतलब मानव के चित्र मिले हैं। अब देखिए जो शुरुआती लेवल है तो वहाँ पे जो छड़ी के रूप में मिलेंगे, जैसे छड़ी दिखती है, जैसे ये दिख रहा है ना, एकदम ऐसे, बस ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, बेसिक रूप में। और यहाँ हाथ पकड़कर नाचते हुए इनको दिखाया गया है ज़्यादातर। ठीक है, अलग अलग भी बनाया गया है, लेकिन जो मेन रूप से दिखाया गया है ज़्यादातर जगहों पे मिला है पूरे भारत में, चाहे वो जो है आंध्र प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे भी ये दृश्य हाथ पकड़ के नाचते हुए ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, तो मानव चित्र छड़ी के रूप में दिखाया गया है। दूसरा है पशु चित्र, एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी, छिपकली, कई रंगों वाली, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं ज्यामितीय आकृति की। इसमें लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिज़ाइन और अनेक बिंदुओं को समूह के रूप में दिखाया गया। मतलब एक समूह, जैसे बिंदुओं का समूह, हमने क्या किया, बिंदी बनाई और उसको जोड़ दिया। या बहुत सारी आप डिज़ाइंस कह सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं,
जैसे वहाँ पे ऐसे 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 डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ये जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप डिज़ाइन, तो ऐसे डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है, तो दीवार पे हमने ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखा बना दी, तो ये एक डिज़ाइन बन रही है। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। आयताकार ज्यामिति डिज़ाइन, जैसे बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे बना दिए गए, फिर ऐसे बना दिए गए, है ना, फिर ऐसे बना दिए गए। तो ये जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तो इस टाइप की बहुत सारी डिज़ाइनें वहाँ पे पाई गई हैं। ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा। और बिंदुओं का समूह जैसे ऐसे ऐसे करके बना दिया गया है ना, तो ये बिंदु का समूह बन गया। तो यही चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। यहाँ तो कोई समस्या। चलिए आगे लिखा है, कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग, फिर उन पर लाल रंग और अंत में सफ़ेद रंग के चित्र का मतलब जैसे क्या हुआ, मान लीजिए ये एक चित्र मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये एक चित्र मैंने बनाया, ये पहले काला रंग से बना था, फिर क्या किया गया, इस पर लाल रंग चढ़ा दिया गया, फिर बाद में सफ़ेद रंग चढ़ा दिया गया। तो ऐसा हुआ है कि कई चित्रों पे ऐसा पाया गया कि बहुत सारी परतें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ पे, जो हमने पढ़ा उत्तर जो पीरियोडिक कॉल था वहाँ पे, है ना। चलिए आगे बात कहा जा रहा है, कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं। तो देखिए आंसर राइटिंग जब भी करेंगे ना, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आप तो ये सब बातें थोड़ा बहुत तो लिखेंगे ही, लेकिन बीच में ये भी पुट करते रहेंगे कश्मीर भी ऐसा पाया गया था, ठीक है। तो क्या होगा इससे, जैसे हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, कुल मिला के हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा। ये कहाँ की बात की हमने, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने कहाँ की बात की, उत्तराखंड का जो कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं, हमने उसकी बात की, अल्मोड़ा के पास जो सुयाल नदी है। तो ये याद रखिएगा कि सुयाल नदी कहाँ बहती है ना। तो क्या पता हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए, ऑप्शन बनाया जाए, और सुयाल नदी किस राज्य में है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। और यहाँ पे जो क्या लखुडियार नामक जगह पाई गई है, उस वहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 3 प्रकार के चित्र पाए गए हैं। पहला कौन सा है, मानव, दूसरा पशु, और तीसरा ज्यामितीय आकृतियाँ। बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। किसकी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों मिला के अगर देखा जाए तो कुल मिला के 3 स्थल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कुबगुल्लू, मतलब कुबगल्लू, दूसरा है पिक लिहाल, और तीसरा है टेकलकोटा। थोड़ा सा नाम अजीब है, तो हमें क्या करना है ना, जैसे आपने यूपीएससी का पीवाईक्यू देखा हो तो उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये नाम किस चीज़ से संबंधित है, तो 3-4 नाम दे देगा और फिर ऑप्शन में दे देगा डांस से, चित्रकला से, है ना, या फिर मंदिर स्थापत्य कला से। तो ऐसे तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों हैं वो कहीं ना कहीं जो चित्र हैं, पाषाण चित्र हैं, उससे संबंधित हैं। तो ये 3 नाम बिल्कुल याद रखना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के, कुबगल्लू, पिक लिहाल और टेक्कलकोटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे आगे है, अधिक प्रसिद्ध हैं, इन 3 तरह के चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग, कुछ लाल, और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग, मतलब नीचे सफ़ेद है और उसके ऊपर हमने लाल रंग चढ़ा दिया है, ऐसे पाए गए हैं। यहाँ तक कोई समस्या। आगे देखते हैं, इसके विषय सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि, ये सब चीज़ें वहाँ पे चित्र बनाई गई है। जैसे सांड का चित्र है, हाथी का है, सांभर एक जानते हैं आप, एक टाइप का हिरण होता है, चिंकारा भी एक टाइप का हिरण है, भेड़, बकरी, घोड़ा, है ना, शैलकृत मानव, ठीक, त्रिशूल, ये सब चीज़ों का बनाया गया है। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए गए हैं। तो अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि वनस्पतियों के चित्र पाए ही नहीं गए हैं, तो आप कह दीजिएगा बिल्कुल नहीं पाए गए हैं, लेकिन कम पाए गए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो कुबगल्लू है कि एक चित्र में एक अत्यंत मतलब एक विचित्र चित्र पाया गया है। उस चित्र में क्या दिखाया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया। मतलब बहुत ही बड़े शरीर वाले पुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्त्रियों को भगा के लेकर जा रहे हैं।
तो ऐसी मान्यता हो सकती है, जैसे आज के ज़माने में बॉडी बिल्डर लोग होते हैं तो महिलाएं उनके प्रति ज़्यादा पागल होती हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ दिखाया गया हो कि उस समय के भी लोगों में ऐसी प्रथा रही हो कि जिसके शरीर ज़्यादा अच्छे औरतें उन्हें पीछे भाग रही हों, क्या पता। ठीक है, मैं बस ऐसे जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये रही बात हमारे एनसीईआरटी में जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में कही गई है। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या कहा गया है, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका। तो विंध्याचल है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उसी में स्थित भीमबेटका। तो भीमबेटका की क्या बहुत सारी गुफाएं हैं। इसके खोज वर्ष कब है, 1957-58 में डॉक्टर वी ए वाकणकर है ना। तो डॉक्टर वी ए वाकणकर हैं जिन्होंने क्या किया था, भीमबेटका की खोज की थी। कब की थी, 1957-58 में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर सिर्फ भीमबेटका पे क्वेश्चन आता है तो इनका नाम जरूर रख दीजिएगा। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे बात करते हैं। यहाँ पाए गए चित्रों में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं अन्य भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे जब भी ऐसा आएगा ना तो आप लिखेंगे एक मिक्स के रूप में आगे लिख सकते हैं कि यार शुरू से लेकर ना उत्तराखंड की कुछ बातें लिख दीजिए, कुछ आंध्र प्रदेश कर्नाटक की बातें लिख दीजिए और कुछ मध्य प्रदेश की बातें लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका उत्तर बहुत बेहतर हो जाएगा। जब आप पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार अब जो भी अगर पाषाण काल पे क्वेश्चन बनेगा तो उसको मैं लिखने के काबिल हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पाए गए जो चित्र हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य के भी चित्र दिखाए गए हैं। तो उस समय जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो तो थी ही, लेकिन उसके अलावा जो भी उनके कार्यक्रम होते थे उन सब चीज़ों को भी भव्य तरीके से दिखाया गया है, जिसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों को चित्रित शामिल है। अब सोचिए वहाँ के जो लोग थे, मतलब उनके पास सीधी सी बात है कागज़ पेन जैसे आज हमारे पास है वो तो था नहीं। तो वो क्या करते थे ना, उसी जो अच्छे से अगर कोई दिख गया कि यार ये जो पहाड़ है या ये चट्टान बहुत अच्छी है, वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, उस चट्टान पे क्या करते थे, जैसे गुफाओं के अंदर शिकार हो गया, जो भी वो काम कर, जैसे नृत्य करते थे, संगीत करते थे। तो संगीत और नृत्य देखिए हमेशा तो होता नहीं है, ये किसी भव्य या भव्य दृश्य में ही होता है जब बहुत कुछ मनाया जाता है या कोई समारोह वगैरह होता है। उसी तरह हाथी घोड़े की सवारी हो गई, जानवरों की लड़ाई हो गई, है ना, शहद इकट्ठा करना, मजाक बात नहीं है उसके बाद शरीर और सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा जैसी जो भी अनेक गतिविधियाँ थीं वो शामिल की गई थी। कहाँ पे, भीमबेटका में। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे लिखा है, रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 काल विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 3 कालों का विवेचन है। तो हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ लिया। उसके आगे जो अगली बात आती है वो है लेखा चित्र तथा चित्रकारियों को 7 काल विधियों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन यहाँ हम 3 कालों की विवेचना करेंगे। ठीक है, तो जो पहला काल है उसका नाम है उत्तर पुरा पाषाण काल। देखिए, जो उत्तर पुरा पाषाण काल है जिसे हमने अभी पढ़ा, उत्तर अपर पॉलियोलिथिक पीरियड जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसमें कौन कौन आया, 3 बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश कर्नाटक और चौथा है, तीसरा है मध्य प्रदेश, है ना। तो ये कुल बातें ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन कौन है। उसके पहले जो हमने देखा था यहाँ पे कौन कौन शामिल था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, कश्मीर भी शामिल है, कहीं कहीं वो भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं पहला, जिसका नाम है उत्तर पुरा पाषाण काल, जिसे अपर पैलियोथिक पीरियड कहते हैं। देखिए, यहाँ चित्रों को हरा और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। तो यहाँ 2 कलर का ज़्यादा प्रयोग किया गया, कौन कौन सा, हरा और गहरे लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए, कुछ छड़ी जैसी मानव आकृतियाँ, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवर, भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है,
कुछ चित्र धवन चित्र हैं जिन्हें वॉश पेंटिंग कहते हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हैं। ऐसे चित्रों का क्या लिखा है, ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं था। कौन सा? जो ज्यामितीय चित्र थे। रीज़न क्या है ना, ये ज्यामितीय चित्र जैसे जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, वो ये लगता है कि ये जो ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई थी, ये आकृतियाँ बनाई होंगी ना सुंदरता के लिए, दिखने में अच्छा लगे, है ना। जैसे हमने मान लो एक पेंटिंग बनाई, अब ये चित्र बनाया, इसके ऊपर भी मान लो मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, और बीच में क्या किया, कुछ मानव बना दिए, ठीक है, कुछ ऐसे हमने क्या किया, मानव बना दिया। उसके बाद मान लीजिए हमने कुछ शेर वगैरह बना लिया। अब यार ये तो बनाना बड़ा टफ है। या कोई घोड़ा वगैरह बना लिया ऐसा करके, है ना, जैसे हमने 4 पैर बना दिए, फिर ठीक है एक ऊपर आदमी बैठा दिया। तो ये क्या किया हमने, ऐसा बीच बीच में हमने ये चीज़ें बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने किया होगा। तो बस मुझे जहाँ तक लगता है, ये मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ यार, आप भी कुछ सोच सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना, क्यों नहीं। तो क्या किया यार, ऐसे चित्रों को क्या कहा गया, धवन चित्र, ठीक है। तो ये जो धावन चित्र थे, इनको हमने कहा ये शिकारियों से कोई संबंधित नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है ये सुंदरता के लिए बनाए गए होंगे। आगे, हरे चित्र नर्तकों और लाल चित्र शिकारियों के हैं। अब देखो उनका जो कलर का कम्बिनेशन था वो भी कितना खतरनाक था। लाल चित्र शिकारियों क्योंकि खतरा है, और हरे चित्र नर्तकों जो डांस कर रहे हैं उनके लिए उपयोग किया गया था। कब की बात है ये, उत्तर पुरा पाषाण काल। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, और हमने उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में सब कुछ देख ही लिया। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण युग, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी हमें क्या कहती है। देखिए कुछ बातें ना हमें ध्यान रखना है। ये जो ऊपर लाइन है, अगर ये बातें आपको पता है मध्य पाषाण युग के बारे में, तो आपकी आंसर राइटिंग अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना किससे प्रीलिम्स में, तो आप उसको टैकल मतलब एलिमिनेट करने के उसमें आ जाएंगे। जिससे क्या होता है ना, जैसे हमें ऊपर का नीचे का मतलब हमें पूरा पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद मध्य पाषाण युग पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, हम दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे, और क्या होगा डिफरेंस के हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण युग, जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बात जानने की है, सबसे अधिक चित्रों की संख्या यहाँ प्राप्त की गई, क्योंकि अब पहले से अब युग बदला, लोगों में ज़्यादा उत्सुकता पैदा होगी इन सब चीज़ों को लेके। तो सीधी सी बात है, सबसे अधिक चित्र संख्या यहाँ प्राप्त हुई। अब जो चित्र बहुत बड़े बड़े पहले बनते थे, उनका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों के चित्र मिले, जिसमें सामूहिक शिकार का ज़्यादा प्रवृत्ति दिखाई गई। आगे, मनुष्यों को जानवरों द्वारा डराना और प्यार और सौहार्द भी दिखाया गया। कहीं कहीं ये दिखाया गया है कि जो मनुष्य हैं उनको जानवरों द्वारा डराया गया। अब ये आप खुद सोचो ना, अगर हमें डराया जाता है, छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या डरता है, डर जाओ बिल्ली आ जाएगी, डॉगी आ जाएगा, है ना, काऊ आ रही है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है उस समय भी चल रहा हो बच्चों को डराने के लिए, तो वो सब कहानियाँ लिखी गई हों। लेकिन खतरनाक जानवर बाघ और शेर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, मनुष्यों को कहीं कहीं दिखाया गया कि जानवरों द्वारा डराया गया, और कहीं कहीं दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, जानवरों से बहुत प्यार और सौहार्द भी दिखा रहे हैं, ये भी कहीं कहीं दिखाया गया है। तो एक मिला जुला संस्कृति जैसा आज है, आज भी हम जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ जानवर हमें डराते भी हैं, तो बात वही है। आगे दिखाया गया है, स्त्रियों को निवस्त्र और सवस्त्र दोनों रूप में तथा अनाज पीसते दिखाया गया है। स्त्रियों की बात करें तो कहीं कहीं निवस्त्र दिखाया गया, कहीं कहीं पूरे कपड़े में दिखाया गया है, और अनाज पीसते हुए भी दिखाया गया है स्त्रियों को। अगला, परिवार व्यवस्था दिखाई गई है यार, देखो पुरुष स्त्री और बच्चे साथ साथ दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा चित्र आपको मिलेगा तो आप भी कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट लगा पाएंगे, यार नहीं हो सकता ये परिवार की बात हो। तो इसी बेस पे क्या किया गया है, इतिहास लिखने की कोशिश की गई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे शिकार की। देखिए शिकार सामूहिक समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवर का शिकार। ये कब की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण युग की, ठीक है। हमने पूरा पाषाण पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण युग। तो यहाँ शिकार में क्या था, समूह बनाकर किया जाता था। उनके पास ज़्यादातर कांटेदार भाले होते थे, नोकदार डंडे होते थे, तीर कमान होती थी। इन सब चीज़ों को लेकर वो जानवरों का शिकार करते थे। आगे,
कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे में लेकर या गड्ढे आदि खोद कर जानवरों को पकड़ते हुए चित्रित किया गया है। देखो, आदि मानव, आज के समय में तो कोई आदि मानव है नहीं, हो सकता है उस समय आदि मानव रहे हों, तो आदि मानव को जाल फंदे में लिया गया। हो सकता है गौरिल्ला टाइप का कुछ हो जिनको वो पकड़ते हों, तो आज उनको हम आदि मानव या उस समय आदि मानव के रूप में वो जानते हों। ठीक है, अभी तो है नहीं, तो हम बात उसकी क्या करें। आगे, गड्ढे आदि में खोद कर जानवरों को पकड़ते हुए चित्रित किया गया है। आगे, शिकारी, साधारण कपड़े, जो शिकारी थे उनको साधारण कपड़ों में और गहने पहने हुए चित्रित किया गया। किसको? शिकारियों को। लेकिन वहीं कुछ सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और मुखौटे पहने हुए दिखाया गया है। जो आम आदमी है उसको कैसा दिखाया गया है? सुंदर कपड़ों में सजा हुआ, और कुछ को मुखौटों में भी दिखाया गया है। अब आप खुद सोचिए ना, अगर आप मध्य पाषाण काल पे आया तो आप इन सब बातों को लिख सकते हैं, उसके बाद ये तथ्य देते हुए अपने निष्कर्ष को आगे बढ़ाएंगे। यही तो है ना आंसर राइटिंग, और क्या है आप बताइए, है ना, यही है। और एलिमिनेशन देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, तो यही सब बातें वहाँ भी पूछी जा सकती हैं। अगली बात है, हाथी, सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी, पक्षियों के भी चित्र दिखाया गया है। तो इन सब का भी चित्र आपको वहाँ पे आराम से दिखाया गया। कहाँ पे दिखाया गया है? मध्य पाषाण काल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, मनुष्यों को साज सज्जा के साथ साथ बूढ़े जवान तथा बच्चों को खेलते हुए भी दिखाया गया है। अब मनुष्यों को साज सज्जा मतलब जैसे कि जो हमारा परिवार होता है, तो परिवार में क्या होता है कि एक इंसान बैठा हुआ है, उसके आसपास के लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें दिखाई गई हैं। बूढ़े जवान भी दिखाए गए हैं, बच्चों को खेलते हुए भी दिखाया गया, मतलब एक सामाजिक पर्यावरण पूरा बनाया गया है। उसके बाद सामूहिक नृत्य नृत्य जैसा कि आज जानते हैं, आज आदिवासी इलाके में, अगर कोई आपने हॉलीवुड मूवी देखी हो तो उसमें आदिवासी इलाके में क्या होता है, वो लोग डांस पे, रीति रिवाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा ही हो सकता है उस समय भी रहा हो। सामूहिक नृत्य नृत्य ना, हाथ और मुट्ठी के छाप का चित्रण है। जैसे वो लोग क्या करते थे, हाथ का चित्र दे दिया, पंजे का या मुट्ठी का, है ना, तो इस टाइप के चित्र भी हमें वहाँ पे मिले हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे भीमबेटका की। ठीक है, आगे लिखा है, भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें पीला, काला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों के विभिन्न रंगतें शामिल थी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भीमबेटका कुल मिला के उत्तर, मतलब जो हमने पढ़ा अभी उत्तर मध्यकाल का था, ऐसा नहीं है। ये दोनों का मिलेगा, एक तो जो हमने पढ़ा उत्तर ऐतिहासिक काल, दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल, तो ये दोनों का है ना। पहले भी कुछ था, आगे भी कुछ है, तो सीधी सी बात है, पीढ़ियाँ बड़ी हैं, बदली हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो शुरुआत में, जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने क्या किया, सिर्फ ऐसे मानव को बनाया, एक ऐसा छोटा सा किया, ऐसे बना दिया, लेकिन आगे धीरे धीरे क्या किया, हमने इसकी रंगत को बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे इसको सामाजिकरण बनाया, तो हमने मान लिया कि ये जो रहा होगा ये उत्तर का रहा होगा, है ना, ठीक, और ये क्या रहा होगा, मध्य का रहा होगा, बस हमने ये माना, ठीक है, हमने इसको माना। तो उसी हिसाब से भीमबेटका की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि वहाँ पे क्या था। तो हमने भी माना भीमबेटका के जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों का विभिन्न रंगतें शामिल की, बहुत सारे कलर का प्रयोग किया। आगे लिखा है, लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू कहा जाता है, उससे तैयार किया जाता था। हरा रंग संभवतः कैल्सेडोनी कैल्सेडोनी नाम का एक पत्थर होता है, उसकी हरी किस्म से तैयार किया जाता था। ये लोग क्या करते थे ना, उस पत्थर को बाकायदे कूच के एकदम उसका चूरा बना लेते थे। उस चूरे में जब पानी मिलाया जाएगा तो वो हरा रंग छोड़ेगा, तो ऐसा बनाया जाता था। आगे, सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से प्राप्त कर कुछ पानी या गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवर की चर्बी या पेड़ों से जो गोंद मिलता था उससे तैयार किया जाता था। पेड़ों की पतली टहनी को ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब आप सोचिए, ये लोग, मतलब सीधी सी बात है, उस समय ज़िंदगी में अगर आपको कलाकृति करनी है तो आपको कुछ ना कुछ प्राकृतिक सहायता लेनी पड़ेगी, तो ये प्राकृतिक सहायता ही लेते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। हजारों सालों से ये रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद भी आज भी बरकरार हैं।
यह समझा जा सकता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह से ऑक्साइड निकले या मौजूद रहे। वे इन रंगों से अभिक्रिया करके इन रंगों को रासायनिक प्रकृति मतलब प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है तो चट्टान में पानी आएगा, हवा आएगी, या उससे क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो उसके ऑक्साइड निकलेंगे वो इन रंगों से या इन रंगों के पदार्थों से क्या किया, उन्होंने अपने आप को सम्मिलित कर लिया। तो जो उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, उसकी वजह से इन चित्रों को अस्थायी बना दिया। आज आप भी मान लीजिए कोई पेंटिंग कीजिए और उस पेंटिंग को ले जाके किसी गुफा के अंदर ऐसे खोल के छोड़ के चले आइए, है ना, और आप उसको 10 साल बाद देखने जाइए तो क्या लगता है आपको, कितनी देर रहेगी, है ना, आप खुद सोच लीजिए। तो सीधी सी बात है, लेकिन वो हज़ारों साल से अभी हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिस प्रकार हमने देखा कि जो ये पाषाण काल युग है, इसमें जो भी चित्रकला हुई है वो इतने हज़ारों साल से सुरक्षित कैसे है। ठीक, उनके रंग हवा पारी मार झेलने के बावजूद भी सुरक्षित कैसे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो यूपीएससी में बना, तो आप इन पॉइंट को उठा के बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कहते हो, सही है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे विश्लेषण की और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब सीधी सी बात है, परिस्थितियाँ अच्छी तो थी नहीं उस समय। जब आज सोचिए, आज अगर उस क्षेत्र में जाना हो या उस गुफा में जाना हो तो कितने सारे पेड़ पालो और कितनी भयानक जगह है। तो उस समय तो और स्थितियाँ कैसी रही होंगी। औजारों तथा सामग्रियों आदि कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षण रूप से प्रस्तुत किए गए। मतलब जो दृश्य तो सामान है, लेकिन उनको आकर्षक कितना बनाया गया। उनको छत पे बनाया गया, है ना, उनको ज़मीन पे भी बनाया गया, उनको सामने की दीवार पे बनाया गया, उनको चट्टानों पे बनाया गया और ऊंची ऊंची चट्टानों के छत पे बनाया गया। तो सीधी सी बात है, सामान्य दिखने वाले हैं लेकिन आकर्षण बनाया गया। तो और स्थितियाँ प्रतिकूल थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग साहसी तथा जीवन का आनंद ले रहे थे। ये ज़िंदगी को पूरी एंजॉय कर रहे थे कि नहीं, हर चीज़ करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने और सुनने की गहरी रुचि थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्रों पे पुराने चित्र बनाए गए। मतलब नए चित्र थे, उनके ऊपर पुराने चित्र बनाए गए। यहाँ तक कि भीमबेटका के कुछ चित्रों में 20 परत तक हैं। ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो भीमबेटका, आप सोचिए ना, भीमबेटका के किसी किसी चित्र पर तो 20 परत बनाई गई है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी चित्र पे 20 परत बनाई गई है तो ऐसा क्यों किया गया। तो इसके दो कारण एनसीईआरटी बताती है। पहला, रचना पसंद न आने पर उसी पर दूसरी रचना चित्रित कर दिया गया। दूसरा केस है, मतलब हमें रचना पसंद नहीं आई, मान लो मैंने बनाया, ये ऐसे बनाया, अब इन्होंने कहा ऐसा नहीं यार, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको ऊपर कर दो। हमने क्या किया, एक कलर बनाया और इसको ऐसे ऐसे कर दिया। अगला कोई व्यक्ति आया, अरे यार ठीक है, इसको पैर भी बना दो, हमने ये बना दिया, है ना। अरे यार क्या, इधर देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, पहले ऐसे बनाया, ठीक। अब जब दूसरी बार आई तो मैंने कहा यार इसके हाथ नीचे हैं, इसको ऊपर कर दो, तो हमने दूसरी बार ऊपर कर दिया और चेहरा थोड़ा बड़ा कर दिया। तीसरी बार आई, पैर नहीं बनाए हो, तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके पैर बना दिया। तो ये जो बनाया गया ना, ये कई पार्ट में बनाया गया। तो हो सकता है ऐसा हो। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी ये कह रही है। दूसरा बात क्या कह रही है, वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे। हो सकता है ऐसा भी हो कि वो जो चित्र बना रहे हैं या जो स्थान है जहाँ पे वो चित्र बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही विशिष्ट हों। ठीक है, संभवतः है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोग ने भिन्न भिन्न समय में एक ही चित्र बनाए हों। हो सकता है कोई ऐसा रीति रिवाज हो कि इस व्यक्ति का अगर कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आके इसी के ऊपर एक चित्र बना देगी, जिससे ये पता चलेगा कि उसकी कितनी पीढ़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी मान्यताएं भी हो सकती हैं। ऐसा कौन कह रहा है, एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन बना भी कि ऐसा देखा गया है कि पुराने चित्रों पे नए चित्र बनाए गए हैं, तो इसका क्या कारण रहा है, तो हम उत्तर दे सकें। ठीक है, चलिए अब आगे बात आती है लास्ट में, ये आप कंक्लूज़न लिख के अपने जो आंसर राइटिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के हथियार, खिलौने, हड्डियाँ,
के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास में के महान साक्ष्य हैं। उन सब से महत्वपूर्ण शैल चित्र हैं जो आदिकालीन अमूल्य धरोहर हैं। ठीक, तो आप इतना लिख के अपने क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं कि ठीक है भैया, हथियार हो गया, खिलौने हो गए, हड्डियों के टुकड़े हो गए, ये तो मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण शैल चित्र है जो कि आदिकालीन अमूल्य धरोहर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने उत्तर को क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी यार अच्छा लगा है ना, क्योंकि अब हम लोग अगले सेशन में इसके आगे की बात करेंगे और ये पूरा सिलेबस मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, साथ जुड़िए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।